अच्छा जी, तो ये चैप्टर आपका बुक में न्यू एडिशन है, ठीक है? और चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आईटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, इमेजिन करो कि जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो एक दुकानदार अपनी एंट्रीज किस तरह रिकॉर्ड करता था? अपने ट्रांज़ैक्शंस को किस तरह रिकॉर्ड करता था कि भाई मैंने किस बंदे के कितने पैसे देने हैं, मैंने कितना खर्चा किया, मैंने कितनी सेल की, मैंने कितने पैसे कमाए दिन में। देखो, जब कंप्यूटर नहीं था तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी किताबों में रिकॉर्ड होती थी। आज भी आप अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जाओ तो आपको बड़ी-बड़ी किताबें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज़ अभी तक बुक्स पर चल रहे हैं। ठीक है? वो अभी तक किताबों पर ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ बिज़नेस मूव फ्रॉम राइटिंग एवरीथिंग बाय हैंड टू कंप्यूटर, कि बिज़नेस कम हाथ से लिखने से कंप्यूटर की तरफ किस तरह शिफ्ट हुए, एंड व्हाई दैट मैटर फॉर अकाउंटिंग, और ये हमारी अकाउंटिंग के लिए क्यों मैटर करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों ने एक्सेल नहीं देखा होता, तो आई होप सो मे बी आप में से कोई ऐसा बंदा हो जिसने कभी अपने घर में, अगर उनका कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो उन्होंने कभी कंप्यूटर चलाते देखा, तो अक्सर उनके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन आ रही होती है, उस समय इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है? तो वो उसको बोला जाता है आपकी एक्सेल शीट। एक्सेल शीट भी आपकी एक आईटी का हिस्सा है जो कि आपकी अकाउंटिंग में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम से। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अपने हाथ से लिखते हो। तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है? देखो, इमेजिन करो आप एक छोटे से शॉपकीपर हो, आप एक छोटी सी दुकान रन करते हो, आप सारा दिन, पूरा दिन अपनी जो सेल्स होती हैं, आप जब भी दुकान ओपन करते हो 2 पेज उठाते हो, ठीक है? 2 पेज उठाए, ये सेल्स का है, ये परचेज़ का है। सेल्स और परचेज़ के 2 पेज उठाते हो, जो सेल होती है सेल वाले पेज पे लिखते रहते हो, जो आपकी परचेज़ होती है वो आप अपनी परचेज़ वाले पेज पे लिखते रहते हो, ठीक है? इस राइटिंग को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पर लिखना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऐसी बुक्स जहां पर ट्रांजैक्शंस पहली बार रिकॉर्ड की जाती है। मैंने आपको, जब हमने पहला चैप्टर भी पढ़ा था, तो हमने पहली बात क्या की थी सर? सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है? फिर उसकी रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ट्रांजैक्शन हुई, हमने सिर्फ एक खाली कागज पेंसिल पर लिख लिया, ठीक है? अब लिखने के बाद क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे? हम अपने लेजर्स पर इन बैलेंसेस को क्या करेंगे? डबल एंट्रीज बनाएंगे और जनरल लेजर पर शिफ्ट करेंगे। जनरल लेजर में क्या होगा? सारी ट्रांजैक्शन का टोटल आ रहा होगा कि इस सेल आज इतनी हुई, टोटल से आज सेल इतनी हुई है, टोटल सेल्स इतनी थी। आज परचेज इतनी हुई है, टोटल परचेज इतनी हो गई हैं। आज पेबल इतने हैं, टोटल पेबल इतने हो गए। तो सारी की सारी एंट्रीज कहां पर ले जाएंगे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से उठा के हम इसको कहां पर शिफ्ट करेंगे? डबल एंट्री वाली बुक्स में, और देन फिर हम इसको जनरल लेजर पर लिख देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जनरल लेजर में आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स हों। आपने काफ़ी सारे लेजर्स बनाए होते हैं अपने। जनरल लेजर के बाद कुछ आपके रिसीवेबल्स, पेबल्स और कैश के लेजर्स, ठीक है? ये कुछ इस तरह के भी लेजर्स होते हैं आपके पास। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, अ टिपिकल मैनुअल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेपरेट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। These are the original accounting records of business and not a part of double entry. मैंने कहा था ना, सबसे पहली ट्रांजेक्शन कहां पे होगी? बुक्स ऑफ डबल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपकी सबसे पहली ट्रांजेक्शन कहां पर होती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ठीक है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजेक्शन कहां पर जाएगी? जनरल लेजर में। जनरल लेजर में आपकी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजैक्शन कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? जनरल लेजर में। अब जनरल लेजर में क्या होता है जी? सर आपने पहले डबल एंट्री की होगी, ठीक है? पहले आपने एक डबल एंट्री बनाई होगी और डबल एंट्री से आपने अपने लेजर्स में बैलेंसेस टोटल करके पुट कर देंगे। अ बुक विद अ पेज फॉर ईच लेजर अकाउंट इन द डबल एंट्री सिस्टम। फर्दर लेजर्स, कुछ और भी लेजर्स होते हैं, मेनली आपके पास द अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर, कोई रिसीवेबल का लेजर है। अकाउंट्स पेबल लेजर, पेबल्स का लेजर है। एंड द कैश लेजर, या आपके पास
कैश का लेजर है कि आपके पास दिन में कितना कैश आया और कितना कैश गया। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम जस्ट इन अ वर्ड कि आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आप सिंपल एक कॉपी पेंसिल लेते हो और उस कॉपी पेंसिल पर लिख रहे हो, ठीक है, सारे की सारी ट्रांजेक्शन। पहली बार जो ट्रांजेक्शन, जैसी ट्रांजेक्शन होती है उसको एक कागज के टुकड़े पर आपने लिखा, कागज के टुकड़े पर लिखने के बाद आपने एट द एंड ऑफ द डे उसको जनरल लेजर में शिफ्ट किया और फिर उसे अपने लेजर्स देख लिए, मेंटेन कर लिए, जिनमें आपके मेनली रिसीवेबल्स पेबल्स के लेजर आते हैं, ठीक है जी। तो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम विद नो कंप्यूटर, नो कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है जी, जिसमें आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता। देन आते हैं जी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर पर अब आप काम कर रहे हो। आपका काम कहाँ पर हो रहा है सर? आपका काम अब कंप्यूटर पर हो रहा है। आपने अपनी बुक्स वाला सिस्टम खत्म किया है। वही इमेजिन करो कि वो जो दुकानदार था, अभी वो दुकानदार जो पहले साफ पेज लेता था, उस पे लिखता था, फिर उसे लेजर में एंड देन फिर अपने अदर लेजर्स मेंटेन करता था। अब वही वही शॉपकीपर क्या हो रहा है? वो शॉपकीपर कहाँ पर शिफ्ट हो गया है? बुक्स को खत्म किया उसने और कंप्यूटर पर आ गया। बुक्स को खत्म किया और कंप्यूटर पर शिफ्ट हो गया। वही दुकानदार जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि सर एक बंदा है जो लेजर्स बनाता है, वो अपने अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा होता है, वही बंदा अब अपनी बुक्स को खत्म करके किस तरफ मूव कर रहा है? सर वो अपने कंप्यूटर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा? जैसे ही ट्रांजेक्शन होगी, जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन उसी टाइम प्रोसेस होगी, यानी कि ये आपने इनपुट दिया, ये प्रोसेसिंग हुई और ये आपके पास आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया आपके पास, ठीक है। लाइक जैसे ये हम कह सकते हैं आप एक मॉल में जाते हो, आप मॉल में गए, जैसे आपने सामान का बारकोड स्कैन किया, जैसे ही शॉप की जब आप बिल बनवा रहे थे, बारकोड स्कैन किया जैसे ही उसने, तो बारकोड स्कैन करने से क्या होगा? बारकोड स्कैन करने का मतलब ये उसने उसको इनपुट दिया, उसने इसको प्रोसेस किया और बारकोड से आपको इनवॉइस बनाकर दे दी, इनवॉइस बनाकर वो आपको थमा देगा। तो कंप्यूटराइज काउंटिंग सिस्टम में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इनपुट, डाटा इनपुट किया जाता है, देन प्रोसेस होता है एंड देन फिर उससे आपकी आउटपुट बनाई जाती है। पहले डाटा इनपुट होता है, फिर उससे प्रोसेसिंग होती है और देन फिर एक आउटपुट जनरेट हो जाती है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने स्कैन की, ये जो बारकोड स्कैन किया, इसका क्या मतलब था। इसकी एक इनवॉइस बन के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में फ़र्क। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं? एरर लेस लाइकली, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। देखो जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्प्रेडशीट पर स्प्रेडशीट पर अगर आपको 1000 डिजिट्स लिखने हैं तो वो 1 मिनट में हो जाता है, ठीक है। जबकि एक टायर्ड एम्प्लॉय अगर उसको कह दो कि भाई 1000 नंबर लिखने हैं, लिखने बैठ जाओ, तो वो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पे गलती कर जाएगा, जबकि स्प्रेडशीट में एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। चीपर आफ्टर इनिशियल कॉस्ट एज लेबर कॉस्ट मिनिमाइज। देखो जब आपको बुक्स होती हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बंदे हायर करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको कम से कम 1 2 3 बंदे हायर करने पड़ते हैं ताकि ये आपस में ना मतलब एक ही बंदे के हाथ में अगर सारा काम होगा तो वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर रख लेते हो तो आपको सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, ठीक है। तो आपकी सिर्फ वो कंप्यूटर के सेटअप की, वो सॉफ्टवेयर के सेटअप की एक बार कॉस्ट लगती है, बाकी आपकी जो बाद वाली लेबर कॉस्ट है, आपको वो 2 3 बंदे हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एक ही बंदा सारे के सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब वो सिस्टम को मैनेज कर रहा है तो उसमें वो छेड़खानी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, देन डाटा स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेसेस प्लस अवेलेबल एज अ बैकअप। देखो आजकल जो डाटा होता है वो एक यूएसबी या क्लाउड स्टोरेज में इतना डाटा सेव हो सकता है जितना कि आपकी 100 बुक्स भी सेव नहीं कर सकते, बुक्स भी सेव नहीं कर सकते। आपके पास 1000 टेराबाइट की आप अपने आई क्लाउड की स्पेसेस ले सकते हो,
ठीक है? और वहाँ पर अपना सारा का सारा डाटा रख सकते हो और आपको वहाँ पे बैकअप भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, आपको पैसे भी नहीं ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज़ मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं। जैसे कि अगर आप अपना सिस्टम लगवाओ तो आपको उसकी मंथली या एनुअली मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो जब आप इस तरह के ड्राइव्स या यूएसबी सिस्टम यूज़ कर रहे होते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी पड़ती। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, तो आप डाटा छोटी-छोटी जो हज़ारों बुक्स में आपने डाटा लिखना था, उन्होंने इतनी जगह लेनी थी, इतने स्टोर्स लेने थे, वो आप एक छोटी-सी ड्राइव में ही लिख सकते हो। डाटा एनालाइज़ फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्ट प्रिंटेड। ठीक है? आप या जो ये जो डाटा होता है कंप्यूटर में, अगर आपका ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या करता है, इस डाटा को लेता है और एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न में बना के दे देता है, जिससे आप इस डाटा को समझ सकते हो और डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। वेरी, वेरी हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम प्रोसेस्ड क्विकली। देखो, अगर आपको हज़ार सॉफ्टवेयर कैन कैलकुलेट 1000 इनवॉइस इन सेकंड। जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हज़ारों इनवॉइसेज़ सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। वो थाउज़ेंड्स ऑफ इनवॉइसेज़ इन सेकंड्स। जबकि अगर वही काम अगर एक एम्प्लॉयी करने बैठ जाए, अगर एक एम्प्लॉयी वही काम करने बैठेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी? रिड्यूस फाइल स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, वही बात कि मैंने आपको जब आपने बुक्स जहाँ पे बुक्स रखनी थी, वहाँ पे आपको बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारा का सारा डाटा एक छोटी-सी यूएसबी में रख लिया। अब उस यूएसबी को सेफ रखना आपका काम है। रियल टाइम रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। रियल टाइम रिपोर्ट्स का क्या मतलब है कि दैट्स से अगर आप सिंपल बुक पर लिख रहे होते, तो आपको डे एंड पर शायद आप कैलकुलेशन ना करते हो। आप पूरे के पूरे महीने के बाद जाके देखते थे कि हाँ, मेरा ये काम हुआ है और ये सेल मेरी हुई है पूरे महीने में। अब आपको क्या है सर, आपका कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपको विद इन अ मिनट आपको पता चल जाता है कि सर मेरी आज की टुडे सेल कितनी है? टुडे सेल और टोटल सेल। मेरी टोटल सेल इतनी हो गई है, टुडे सेल आज की सेल मेरी इतनी है। ये आपको रियल टाइम डाटा देता है कि आपको अगर अभी डाटा चाहिए ना, आप 1 मिनट में देख सकते हो। ठीक है? जबकि अगर आप बुक्स पे काम कर रहे होते तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ट्रेल ऑफ ट्रांज़ैक्शन अवेलेबल, कि भई ये ट्रांज़ैक्शन कहाँ-कहाँ से इनिशिएट हुई, कैसे इनिशिएट हुई, किस तरह, जस्ट लाइक आप फ़ोन की हिस्ट्री, आप फ़ोन का हिस्ट्री खोल के देख सकते हो कि भाई किस बंदे ने मुझे कब और कैसे और कितने मिनट की कॉल की। इसी तरह आपके पास जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर किस कार्ड के ज़रिए पेमेंट की, क्या खरीदा था मुझसे और क्या उसने मुझे पूरे पैसे दिए, नहीं दिए। ये सारे के सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है? तो ये कुछ एडवांटेजेज़ हैं कंप्यूटर सिस्टम रखने के। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेज़ भी हैं। डिसएडवांटेजेज़ में हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, मैंने कहा था जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर खरीदते हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टाफ ट्रेनिंग, जो आप पहली बार सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो आपको पहले एक हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो ये सारी की सारी ये कॉस्ट लगती है, एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट लगती है बनवाने की। एंड देन फिर उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके पास ट्रेनिंग स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। अगर स्टाफ है, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ट्रेनिंग की भी कॉस्ट पड़ती है। तो एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर जाते हो, तो आपको इनिशियल पहली बार जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिलायंट ऑन सिस्टम कुड माल फंक्शन, देखो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो एक सिस्टम के ऊपर। अगर लेट्स से अगर वो सिस्टम क्रैश कर गया, अगर वो सिस्टम खराब हो गया, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप तब तक कोई काम कर ही नहीं पाओगे। माल फंक्शन यानी कि सिस्टम क्रैश। ठीक है? लेस फ्लेक्सिबल, स्मॉल चेंजेस टेक लॉन्गर। देखो, बुक्स की तरह आपको अगर बुक्स में कोई चीज़ गलती होगी, आप काट के दूसरा काम कर लेते थे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप कोई चीज़ खत्म करना चाहते हो, कोई चीज़ नई ऐड करना चाहते हो, तो ये अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में, बुक का तो ये था ना, बुक एक नहीं है, दूसरी ले लो। ठीक है? सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक आईटी एक्सपर्ट चाहिए। सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेंजेस के लिए आपको एक आईटी एक्सपर्ट चाहिए। जिसको आईटी का नॉलेज हो, वो उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सके। ठीक है? तो ये आप चेंजेस फ्लेक्सिबल नहीं होती। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, एरर हार्डली टू आइडेंटिफाई। देखो, जब आप एरर्स कम होंगे, तो अगर फ़र्ज़ करो एरर्स कम होंगे, तो कम एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एरर्स आपको फिर मिलते नहीं हैं जल्दी से। ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा एक आधे ज़ीरो का अगर कहीं पे फ़र्क हो, मिलियंस की वैल्यूज़ लिखी है, अगर उसमें 1 ज़ीरो ऐड कर दी जाए, तो आपको तो कितनी-कितनी देर नहीं समझ आएगी कि सर गलती हो कहाँ पे रही है एक्चुअल में। तो वो एक ज़ीरो की वजह से आपकी इतनी बड़ी गलती हो रही होगी। ठीक है? स्टाफ रेजिस्टेंस टू चेंज, देखो, जो आपका पुराना स्टाफ है वो कॉपी पेंसिल पर लिख रहा है। अब वो कहेगा कि भाई मैं सॉफ्टवेयर सिस्टम मुझे तो चलाना नहीं आता, तो आप कहोगे भाई निकल जाओ, मैं नया स्टाफ रख लूँगा। तो आपका जो पुराना स्टाफ है वो रेजिस्ट करेगा। वो कहेगा सर ऐसा ना करें,
हमें निकाले ना, आप ऐसा करें, आप इसी तरह चलने दें, खैर है, कोई बात नहीं, कंप्यूटर का हमने क्या करना है, हम कॉपी पेंसिल पे कर तो रहे हैं काम। तो सर स्टाफ आपका रेज़िस्ट कर सकता है चेंजेज़ के लिए कि सर चेंजेज़ ना करें, इसी तरह चलने दें, ये जो सिस्टम चल रहा है इसको इसी तरह चलने दें। तो स्टाफ रेजिस्टेंस भी हो सकती है कंप्यूटर की तरफ जाने की वजह से। सिक्योरिटी नीडेड, इन्फो वल्नरेबल, देखो जब आप कंप्यूटर सिस्टम रखोगे, तो कंप्यूटर सिस्टम रखने के लिए आपको उस पर लॉक्स भी लगाने पड़ेंगे। लाइक आपका फेस लॉक हो गया, या कोई लॉगिन, जैसे आपको आईडीज़ का लॉगिन मिला हुआ है, इसी तरह आपका एक लॉगिन पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है, ताकि कोई अदर बंदा इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी? देन लैक ऑफ इंटेलिजेंस, देखो कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर को जो आपने इंसर्जन देनी है, जो आपने इंसर्ट करना है, उसने उसका काम कर देना है। उसने ये नहीं सोचना ये काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो जज नहीं करता। उसमें कॉमन सेंस नहीं है, आपने जो काम इनपुट करना है, वो हो जाएगा। तो कंप्यूटर को सिर्फ ज़रूरत है बताने की, वो कभी जज नहीं करेगा, अपनी कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेगा, क्या ये काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हालाँकि अगर वही काम अगर एक नॉर्मल बंदा कर रहा होता, अगर उसको लगता कि हाँ यार मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं, तो वो सोचता थोड़ा बहुत। कंप्यूटर नहीं सोचेगा, आप इनपुट डाटा करोगे, वो काम करके खत्म। ओनली क्वांटिफाइएबल डिसीजन मेड, क्वांटिफाइएबल डिसीजन का क्या मतलब है कि आपको ये सिर्फ प्रॉफिट्स कैलकुलेशन बता सकता है, ठीक है, बट ही कैन नॉट डिसाइड इफ अ बिजनेस डिसीजन इज वाइज। लाइक आपको ये बताएगा कि सर ये आपका इस साल का प्रॉफिट इतना हुआ है, इस साल की आपकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, आपको ये तो बताएगा, लेकिन ये बताएगा नहीं। कंपनी के पास कई बार प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैश ही नहीं होता, तो कंपनी के लिए कैश ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स, ठीक है? कंपनी के पास कैश ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि उसने अपना डे टू डे ऑपरेशंस चलाने हैं, तो कैश इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स। तो ये जी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कंप्यूटर सिस्टम रखने के, ठीक है जी? अब आते हैं जी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पैकेजेस। देखो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि आपके बहुत सारा सिस्टम, आपका कंप्लीटली सिस्टम क्या है जी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। क्या मतलब जी, जैसे ही आपकी सेल होती है, तो सबसे पहले वो सेल भी रिकॉर्ड कर लेता है, अगर आपने उधार पर सेल की हो तो रिसीवेबल भी रिकॉर्ड कर लेता है उसी टाइम, एंड देन फिर अगर आपकी इन्वेंट्री भी कम हो जाती है उसी टाइम, और इन्वेंट्री से निकल कर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाती है, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, पहले आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, पहले सिस्टम होता था दूसरा, उसमें आपको पहले सेल बुक करो, फिर दूसरा लेजर खोलो, उसमें रिसीवेबल लिखो, फिर तीसरा लेजर खोलो, उसमें इन्वेंट्री कम करो, फिर चौथा लेजर खोलो, उसमें कॉस्ट ऑफ लिखो, ऐसा नहीं होगा। सिंगल एंट्री पर आपके सारे के सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स ट्रांसफर डाटा ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। जैसे आपने उसने एक एग्जांपल दी है, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर रिकॉर्डेड इन कैश एंड बैंक अपडेट्स। जैसे ही आप कैश, एक रिसीवेबल से कैश आता है, तो आप क्या करते हो, डेबिट डेबिट बैंक कर देते हो और क्रेडिट कर देते हो अपने रिसीवेबल लेजर, ठीक है, और लेजर रिसीवेबल के लेजर में कौन से, अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है, डेबिट बैंक, क्रेडिट, रिसीवेबल। अब जैसे ही बंदे ने पैसे दिए, आपके पास कैश आ गया, आपका रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया। अब आपको ये नहीं करना पड़ा, आपको बार-बार चीज़ें नहीं लिखनी पड़ी। सिस्टम ने ऑटोमैटिकली सब कुछ किया होगा, ठीक है? सिस्टम में ऑटो प्रोड्यूस अ रिसीट फॉर कस्टमर, वो रिसीट भी बना सकता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम सिंपली अकाउंटिंग बट नीड मोर मेमोरी एंड मोर एक्सपेंसिव। देखो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वहाँ पर आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है। जब आप सारी चीज़ों को एक साथ लिंक कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हार्ड लगते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, और उससे फिर आपको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है जी? अच्छा, इसमें आपके पास जो इंटीग्रेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें उसने कुछ लिस्ट दी हुई है। जनरल लेजर होगा आपके पास सबसे पहले, रिसीवेबल का लेजर, पेएबल लेजर, नॉन करंट एसेट, पेरोल, कैश। जैसे रिसीवेबल का लेजर है, पहले रिसीवेबल के लेजर में सेल्स अपडेट होगी, फिर वो टोटल रिसीवेबल को अपडेट करेगा, देन फिर वो आपकी इन्वेंट्री वगैरह को अपडेट करेगा, देन फिर वो जनरल लेजर में भी ऑटोमेटिकली, मतलब ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली बन रही होंगी, ठीक है? तो जनरल लेजर इज इक्वल टू मेंटेन मेन मॉड्यूल जनरेट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट प्रेस बटन। देखो जब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो अब आपको बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ क्लिक जनरल लेजर आपका बैलेंस आ रहा है, आप जैसे ही ओके करोगे, वो उसी जनरल लेजर से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 मिनट के अंदर अंदर बना के दे देगा। नॉट अ टी अकाउंट फॉर्मेट, बट शो डेबिट एंड क्रेडिट डिटेल ईच अकाउंट आइडेंटिफाइड बाय अ कोड, कि आपका हर अकाउंट का एक कोड होगा, स्पेसिफिक कोड दिया होगा, और आपका अकाउंट का ये नहीं होगा कि टी अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपका जनरल लेजर बना हुआ है, उसमें वो डेबिट साइड आ रही होगी, क्रेडिट साइड आ रही होगी, ठीक है, और उसको वो डायरेक्टली जाके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाकर दे देगा, ठीक है जी।
तो ये आपके कुछ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के भी एक किस्म के आप कह सकते हो कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देन आपके पास डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड बेस्ड सिस्टम। डेस्कटॉप सिस्टम, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम पर आपका ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। स्टोर मैनेज डाटा सिक्योरली विद इन द प्रेमिसेस। आपको वो डेस्कटॉप मतलब देखो कंपनीज में क्या होता है कि एक कंप्यूटर आपको दे दिया गया है, ठीक है, सारा डाटा उसी कंप्यूटर के अंदर है, उस डाटा को आपने सेव भी रखना है, बचा के भी रखना है, लॉक शॉक सब कुछ लगा के रखना है। ट्रेडिशनली यही होता है, ठीक है। बट जब आप क्लाउड कंप्यूटरिंग सिस्टम पे आते हो, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि आपके पास 5 एम्प्लॉयज का डाटा है, यहाँ पर एक मेन डाटाबेस बना दिया गया है, दिस इज क्लाउड बेस्ड। तो सारे जिस इंप्लॉय जो भी इंप्लॉय आएगा वो अपना यहाँ से डाटा उठाएगा, डेली अपना काम करेगा और वापसी पे जाता हुआ डाटा वहां पर रख के चला जाएगा। अब ये क्लाउड सिस्टम हर इंप्लॉय एक्सेस कर सकता है, ठीक है, रिमोट सर्वर्स के जरिए इसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास इसकी एक्सेस होगी, या लाइक उसके पास लॉगिन पासवर्ड तो होना चाहिए, ठीक है। तो डेस्कटॉप सिस्टम क्या है जी, प्रेफर्ड वेयर डाटा प्राइवेसी स्ट्रिक्ट एंड इंटरनेट इज लिमिटेड। और इंटरनेट देखो, इंटरनेट पर ये डाटा नहीं पड़ा होगा। जो डेस्कटॉप सिस्टम है इसमें क्या होगा, आपका ये डाटा सिर्फ आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, आप कभी भी घर जाके ये एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, अपने कंप्यूटर का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, आपको प्रेमिसेस में आना पड़ेगा। लैक रियल टाइम कोलैबोरेशन, हार्ड रिमोट टीम्स, आप मतलब कि आप घर बैठे वही बात काम नहीं कर सकते। नीड रेगुलर मैनुअल बैकअप एंड अपडेट, टाइम कंज्यूमिंग, आपको रेगुलर इसके बैकअप्स बनाने पड़ते हैं और अपडेट्स करते रहना पड़ता है, आपके सिस्टम्स को मेंटेन करते रहना पड़ता है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। जबकि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेट इंटायरली ऑनलाइन, ऑनलाइन सिस्टम होता है, आप कहीं पर बैठे अपने क्लाउड खोलो एक्सेस कर सकते हो। लाइक आपका सारा का सारा डाटा आपकी गूगल ड्राइव में पड़ा है, आपकी गूगल ड्राइव में सारा का डाटा बैठा है, ये जी आपकी गूगल ड्राइव है, इस गूगल ड्राइव में आपने सारा पास डाटा रखा हुआ है, इस गूगल ड्राइव पे है पासवर्ड, आपने हर इंप्लॉय को उसका पासवर्ड बताया हुआ है, वो इंप्लॉय क्या करता है, इस गूगल ड्राइव को एक्सेस करता है, जहां पर भी बैठा हो अपना मोबाइल खोलता है, गूगल ड्राइव को एक्सेस कर लेता है और उसके जो काम की इंफॉर्मेशन है वो वहां से निकाल लेता है और वो उस पर काम भी कर सकता है, ठीक है। जबकि डेस्कटॉप में ये नहीं है, आपको जाना पड़ेगा प्रेमिसेस के अंदर क्योंकि वो आपको प्राइवेटली अवेलेबल नहीं होता। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस विद इंटरनेट, आपके पास अगर इंटरनेट आप कहीं पर बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो। रियल टाइम कोलैबोरेशन अमंग टीम्स मेंबर, आप बैठे हो, आप एक टीम पर टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप जूम पर बैठे हो, जूम पर बैठ के आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो और उसी एक सिस्टम के ऊपर आप सारे के सारे काम भी कर रहे हो। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, इसके अपडेट्स भी अब देखो गूगल ड्राइव गूगल की है तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। जो आपका नॉर्मल डेस्कटॉप सिस्टम होता है इसको आपको बार बार अपडेट करना पड़ता है, अपडेट 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 आपकी बार बार अपडेट आती रहती है, ठीक है, आपको अपडेट करना पड़ता है। जबकि आपका क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, नो अपडेट, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इसको अपडेट कौन करेगा, गूगल, क्योंकि गूगल ने आपसे चार्जेस लिए होंगे ड्राइव को रखने के लिए, ठीक है। कुछ एक हद तक तो ड्राइव फ्री होती है बट बड़ी ड्राइव आपके पास पैसे पे करने पड़ते हैं। नो नीड फॉर एक्सपेंसिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिव। देखो आपके पास जब आपकी एक छोटी एंटिटी हो, एसएमईज का मतलब होता है शॉर्ट मीडियम एंटिटीज, एसएमईज अगर आप शॉर्ट मीडियम एंटिटी हो तो आपके पास तो इतने रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं होती कि आप अपने सिस्टम बना सको। आप क्या करते हो, आप सिंपली एक ड्राइव खरीद लेते हो और उसी पर काम अपने सारी की सारी स्टोरेज रखते हो और वो ड्राइव आपके लिए सेफ भी होती है, ठीक है। उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू योर ऑन डेस्कटॉप सिस्टम। और ये आपको एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, क्लाउड बेस्ड सिस्टम आपका लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप, क्योंकि क्लाउड बेस्ड बनाया गया है कंप्यूटर की, उसकी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, थर्ड पार्टी सर्विस मस्ट पिक रेपुटेबल प्रोवाइडर्स। देखो आपको एक बात देखनी है कि आप गूगल ड्राइव यूज़ करो, आप कोई भी लोकल ना उठा के बैठ के उसमें डाटा स्टोर ना कर लो, क्योंकि एक डाटा प्राइवेसी का मसला होता है। थर्ड पार्टी का ये सर्वर है, अब ये गूगल का सर्वर है, अब आपका सर्वर है, आपका सर्वर नहीं है। यहाँ पर आपका सर्वर था, आपको कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी इशू आ सकता है, क्योंकि अगर आप कोई लोकल उठा लोगे, कोई और गूगल से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली कोई और ड्राइव किसी और किस्म की, तो वो फिर वहाँ पर आपका डाटा चोरी का डर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू आप गूगल ड्राइव यूज़ करो। गूगल एक ट्रस्टेड पार्टनर है पूरी दुनिया में, तो आपको हमेशा रिप्यूटेबल सप्लायर्स ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। समरी क्या है जी इस बात की कि चॉइस डिपेंड ऑन प्राइवेसी नीड, कोलैबोरेशन नीड एंड नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी। हाइब्रिड अप्रोच में सूट मोर बिजनेस बेस्ट। देखो आपकी चॉइस क्या होगी वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्राइवेसी चाहिए। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप अपने सिस्टम पे चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्राइस से काम चलता है तो आप अपना खरीदो नहीं, उसको गूगल से ही काम चलाओ, ठीक है। तो ये हर कंपनी का अपना अपना हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या काम किस सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं।
जनरल सॉफ्टवेयर नॉट स्पेसिफिक फॉर अकाउंटिंग बट यूजफुल फॉर डिपार्टमेंट, एग्जांपल डेटाबेस, स्प्रेडशीट। देखो अब ये स्प्रेडशीट वगैरह ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक टैली प्राइम, क्विक बुक्स, शायद आपने किसी में ऐसे नाम सुना हो, जीरो, ये सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। बट जो नॉर्मल जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिपार्टमेंट्स के लिए यूजफुल होते हैं और वहां पर आप अपना अकाउंटिंग का भी काम कर सकते हो। इसमें डेटाबेस और स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, आपने कभी घर में किसी ने सॉफ्ट किसी के पास लैपटॉप हो तो उसके पास एक्सेल लाजमी होगा। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आप जब ओपन करते हो तो उसको बोला जाता है वर्कबुक, और वर्कबुक को ही हम अपना स्प्रेडशीट बोलते हैं। अ कंप्यूटर पैकेजेस लाइक मैं आपको आपको दिखाता भी हूँ, ये आपकी ये आपका एक्सेल है, ये आपका एक्सेल ओपन हो रहा है। ये पहली ये क्या खुल गई है जी आपके पास, दिस इज योर वर्कबुक, ये एक्सेल की आपके पास वर्कबुक है। आप यहाँ पर काम करते हो, सारा कुछ कर सकते हो जो आप चाहो, ठीक है। तो ये देखो, ये हजारों कितने सारे पेजेस होते हैं इसके अंदर, मतलब ये तकरीबन करोड़ों पेजेस तक जाती है, अनलिमिटेड फाइल ही समझ लो एक किस्म की, ठीक है। तो ये इतना डाटा स्टोर कर सकती है जितने आपकी हजारों बुक्स भी स्टोर नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अ कंप्यूटर पैकेज यूज फॉर मॉडलिंग टाइप एप्लीकेशन बजट फॉरकास्टिंग। जो स्प्रेडशीट होती है वो नॉर्मली कंपनीज में बजटिंग और फॉरकास्टिंग के लिए यूज होती है। डिस्प्ले रोज एंड कॉलम, देखो यहाँ पर आपके पास, ये आपके पास क्या है जी, ये आपकी रोज हैं इस तरफ को, और ये आपके कॉलम है, ठीक है। ये आपको रोज और कॉलम दिखा रहा है। एंड वीडियो सेल्स, मतलब ये एक एक आपके पास बनेगा, ये जो टोटल एक डब्बा बन रहा है इसको सेल बोला जाता है, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ इन्फो एंटर्ड, तीन तरह की इन्फो एंटर की जा सकती है। टेक्स्ट भी लिख सकते हो यहाँ पर, नंबर भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। लाइक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, हम एक्सेल ओपन करते हैं।